गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए सभी भाई लोगों को गुड मॉर्निंग। कल क्लास नहीं हुई थी, चला परसों थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो इसलिए कल आपकी क्लासेस नहीं ले पाए, सॉरी इसके लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट आज करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे, याद होगा तुम लोगों को भी। हम लोग पिछले क्लास में प्रजनन तंत्र पढ़े थे और प्रजनन तंत्र में कहां पढ़े थे वो तुम्ही लोगों को पता होगा। जरा देख लिया जाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये आजकल बड़वा हैंग बहुत करता है। इसमें हम लोग ये सारा और लैंगिक जनन वगैरह पढ़ लिए थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कल कहां तक क्लास हुई थी। ध्यान देंगे आप लोग, जल्दी बताइए। क्या ये हम कल बता दिए थे पिछले क्लास में? कल बोले तो पिछले क्लास में जो हम क्लास लिए थे उसमें हम आपको बताए होंगे प्रजनन तंत्र के बारे में कि प्रजनन तंत्र जो होता है वो प्रजनन तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार प्रजनन की क्रियाएं होती है। एक को कहा जाता है अलैंगिक जनन और दूसरे को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। सुनील चरण स्पर्श गुरुदेव, खुश रहिए, एकदम ध्यान से समझिए। तो पिछले क्लास में हम लोग प्रजनन के बारे में बता रहे थे कि प्रजनन की क्रियाएं कितनी प्रकार से संपन्न होती है? दो प्रकार से संपन्न होती है। एक को कहा जाता है लैंगिक और दूसरे को क्या कहा जाता है? अलैंगिक। तो अलैंगिक के बारे में बताए थे कि जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है, जिसमें आपका सेक्सुअल कैरेक्टर में जो होता है लैंगिक में क्या होता है? लिंग भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? लिंग भाग नहीं लेता है। तो जिसमें लिंग भाग नहीं लेता है वो अलैंगिक जनन कहलाता है और जिसमें लिंग भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। तो अलैंगिक जनन में चार भाग बोल लेते, एक का नाम विखंडन, दूसरे का मुकुलन, तीसरा कायिक प्रजनन और चौथा रिजेनरेशन यानी पुनर्वर्धन। इस चारों के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अब यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, लैंगिक जनन की बात करेंगे, तो इसमें सेक्सुअली क्या होता है? रूप से विभाजित होता है और सेक्सुअली विभाजित के आधार पे दो भागों में जीवों को बांटा गया। एक को मेल कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है? फीमेल कहा जाता है। अर्थात मेल और फीमेल जो होता है वो दो तरह के जीव होते हैं और दोनों के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? अपने ही समान या उनके ही समान क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चलेगा गुरुजी, हाँ बिल्कुल याद आ गया, चला यहीं से हम लोग पढ़ने वाले थे। तो क्लियर हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? लैंगिक जनन में क्या होता है कि मेल का सेक्स जो है वो फीमेल के सेक्स के साथ, यानी मेल का लिंग जो है वो फीमेल के लिंग के साथ क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है और उसी मिक्सिंग के फलस्वरूप क्या होता है? स्पर्म और ओवम जो है वो मिलने का काम करता है और वह स्पर्म ओवम मिलकर जायगोट का निर्माण करता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर बच्चा बनता है और वो क्या होता है? वह बच्चा अपने ही समान रहता है और वह जब मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो फिर वो चाइल्ड बड़ा होता है, एडल्ट होता है। इस तरह से क्या होती है कि आपका प्रजनन की क्रिया जो होती है वो हम लोगों में या कह सकते प्राय सभी जीव जंतुओं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। किस प्रकार से होगा उसका एक रफली फिगर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान देंगे। इसमें होता क्या है बाबू कि आपका मेल जो है, मेल के अलग लिंग होता है और फीमेल जो होता है इसका अलग लिंग होता है। तो मेल और फीमेल का जो अलग अलग लिंग रहता है उसके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि मेल जो होता है इससे वन सेल स्पर्म निकलता है। मेल का जो लिंग है उससे क्या निकलता है? तो मेल के लिंग से वन सेल स्पर्म निकलता है, स्पर्म निकलता है। और फीमेल से क्या निकलता है? तो इससे वन सेल ओवम निकलता है। एकदम ध्यान देंगे। मेल सेक्स हार्मोन जो है इसमें स्पर्म निकल गया और फीमेल सेक्स हार्मोन से क्या निकला? ओवम निकला। अब ये स्पर्म और ओवम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है? निषेचन के दौरान क्या होता है? आपका स्पर्म और फीमेल का ओवम वो दोनों जुड़ जाता है, वो दोनों मिल जाता है और दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? तो स्पर्म और ओवम के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। फिर इस जायगोट से
क्या बनता है, तो इस जायगोट से फिर क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और इस भ्रूण के बाद फिर क्या बनता है, बच्चा बनता है। तो इस तरह से आप इसमें क्या देखते हैं कि सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर मेल और फीमेल जो अलग अलग होता है, तो मेल से निकलने वाले उस पदार्थ को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल से निकलने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ये स्पर्म और ओवम क्या करता है, ये दोनों फर्टिलाइजेशन के दौरान जुड़ता है। क्योंकि परीक्षा में सवाल आपसे पूछा जाता है कि मेल और फीमेल में जो सेक्सुअली क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन होता है, वो क्रिया क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, या उसी को कहा जाता है निषेचन की क्रिया। अब किस क्रिया के दौरान स्पर्म और ओवम मिलने का काम करता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका स्पर्म जो है वो ओवम के साथ मिलता है, वो स्पर्म ओवम से मिलकर किसका निर्माण करता है, जायगोट का निर्माण करता है, फिर जायगोट से भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण से क्या बनता है, बच्चा बनता है, फिर वो बच्चा एडल्ट होता है, बड़ा होता है और डेथ के पोजीशन में चला जाता है। तो इस तरह से लैंगिक प्रजनन में ये सारी परिघटनाएं संपन्न होती है। क्लियर हो गया। अब इस चीज को आप यहां पर देख सकते हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेल और फीमेल का जो विकास हुआ है उसमें क्या होता है, जनन कोशिका मेल का अलग होता है और फीमेल का क्या होता है, अलग होता है। मेल का जनन कोशिका अलग होगा और फीमेल का जनन कोशिका क्या होगा बाबू रे, अलग होगा। तो मेल का जो जनन कोशिका होता है इससे निकलता है स्पर्म और फीमेल वाला से क्या निकलता है, ओवम। मेल से निकलता है स्पर्म और फीमेल से क्या निकलता है, ओवम। अब ये दोनों में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जो हम आपको रफली समझा चुके हैं, और ये फर्टिलाइजेशन से जायगोट का निर्माण होगा, फिर भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर वयस्क होगा, फिर डेथ होगा, यानी क्रमिक रूप हाँ पानी थोड़ा सा, फिर क्रमिक रूप से क्या होता है कि ये कार्य जो है, ये प्रक्रियाएं जो है वो लगातार चलती रहती है। तो ये क्रिया जो आपका है ये फर्टिलाइजेशन का काम हो गया। इसी के तहत लैंगिक जनन आपका संपन्न होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एक नए बच्चे को या अपने समान एक नए जीव को क्या करता है, वो जन्म देता है। क्लियर हो गया। तो जो अभी डायग्राम हम आपको समझाए थे वो स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है कि मेल तथा फीमेल में मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये चीज हम आपको कब पढ़ाए थे, आपको याद होगा जब कोशिका विभाजन पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक को असूत्री विभाजन कहा जाता है, दूसरे को समसूत्री विभाजन कहा जाता है और तीसरे को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। तो यह अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु में होता है, अंडाणु में होता है, यानी जनन कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है, मियोसिस डिवीजन जो है, ये जनन कोशिका में होता है और जनन कोशिका में इस विभाजन के तहत सेक्स सेल का निर्माण होता है, अर्थात गैमेट का निर्माण होता है। और वो गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। इसमें क्या होता है, मेल के द्वारा मेल गैमेट्स का निर्माण होता है और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। मेल गैमेट से स्पर्म निकलता है और फीमेल गैमेट से ओवम निकलता है, और वो स्पर्म जो है फीमेल से निकलने वाला ओवम और मेल से निकलने वाला स्पर्म, यही स्पर्म ओवम जब दोनों मिल जाता है तो इसी के मिलने से जायगोट का निर्माण होता है। और मिलता कैसे है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलता है, जो कि हम आपको पहले याद करवा चुके हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं कि स्पर्म और ओवम के मिलने की प्रक्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है, और उसी से जायगोट का निर्माण होता है। फिर जायगोट के बाद भ्रूण बनता है, फिर भ्रूण के बाद वो बच्चा बनता है। अर्थात गर्भावस्था में जब कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गर्भ में जब कोई बच्चा पलता है भ्रूण की अवस्था में, तो उस अवस्था में कौन सा विभाजन होता है, उस अवस्था में बच्चों में जो है वो मियोसिस डिवीजन होता है, यानी उसको अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, बायोलॉजी का बेस्ट टीचर,
नहीं गए? क्लियर हो गया बाबू? पक्का ना? चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि जनन कोशिका में या शुक्राणु में या अंडाणु में आपका माइटोसिस डिवीजन होता है। जायगोट गर्भावस्था में समसूत्री विभाजन के तहत क्या होता है? एक नए जीव का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब हम आपको बताएंगे मानव प्रजनन तंत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, जैसे कि पॉवर्टी लिखा हुआ है। कहेगा सर ये प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी किसी जीव का या किसी व्यक्ति का एक वह उम्र होता है जिस उम्र में उस व्यक्ति का प्रजनन अंग जो है वो डेवलप हो जाता है। जिसमें प्रजनन अंग का मतलब क्या हो गया? जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो जब ये पूर्ण रूपेण, गर्म पानी पी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गर्म पानी पी रहे हैं, एकदम ध्यान देंगे। प्यूबर्टी का मतलब होता है किसी व्यक्ति का या किसी जीवों का वह उम्र या वो अवस्था जिस अवस्था में क्या होता है उस व्यक्ति का प्रजनन अंग जो है वो क्या हो जाता है? काम करना शुरू कर देता है। प्रजनन अंग जो है वो डेवलप हो जाता है, यानी समझिए उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता हो जाती है। उस एज को ही क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। और अलग अलग भौगोलिक स्थिति में वह व्यक्तियों का एज अलग अलग होता है। जैसे इंडिया की हम बात किए, हम अपने जगह की यदि आप बात करते हैं तो सीधा समझिए हम लोग अपने जगह जो है खास करके लड़का जो होता है वो 14 से 16 वर्ष में मेच्योर हो जाता है। यानी 14 से 16 वर्ष में एक लड़का का लैंगिक अंग जो है वह पूरा डेवलप हो जाता है जिससे कि वह बच्चा पैदा कर सके। और एक लड़की के लिए 13 से 15 वर्ष की वह उम्र होती है जिसमें कि वह बच्चा पैदा कर सकता है। लड़का के लिए कौन सा उम्र हो गया? एक लड़का के लिए 14 से 16 वर्ष और एक लड़की के लिए 13 से 15 वर्ष की उम्र जो होती है जिसमें वह अपने ही समान एक नए बच्चे को जन्म दे सकता है। उस उम्र को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। स्पष्ट लिखा हुआ है वो अवस्था जब प्रजनन अंग क्या हो जाता है? काम करना शुरू कर देता है, अर्थात वो अपने समान बच्चे को जन्म दे सकता है, उसको प्यूबर्टी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा लड़कों के लिए कौन सा उम्र है, तो स्पष्ट हम आपको बता दिए मेल के लिए ये उम्र जो है वो 14 से 16 वर्ष है और फीमेल के लिए क्या है? 13 से 15 वर्ष है। कोई कंफ्यूजन? जिस एज में पूरा विकसित हो जाता है आप पूरा लैंगिक का अंग जो है डेवलप हो जाता है, लैंगिक अंग विकसित हो जाता है, उस एज को क्या कहा जाता है? उसी एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी। अगला है मोनोपाउज और एंड्रोपाउज। कहेगा सर ये मोनोपाउज क्या होता है, एंड्रोपाउज क्या होता है? तो एकदम ध्यान से समझिएगा। मोनोपाउज जो है वो किसी महिलाओं का वो एज है जिस एज में उसका प्रजनन अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है, जिस एज में उस महिलाओं में बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिस एज में महिलाओं के लैंगिक लक्षण जो है उसमें ओवम तैयार करना नहीं बच्चा पैदा करना, वो ओवरी से जो है अंडाशय से जो है अंडाणु का निकलना यानी ओवम का निकलना बंद हो जाता है। महिलाओं के उस उम्र को ही मेनोपाउज कहा जाता है और महिलाओं के लिए यह उम्र 45 से 50 वर्ष का होता है। एक सामान्य महिला की हम बात आपसे करें तो एक सामान्य महिला जो है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र में उसका ओवम निकलना बंद हो जाता है। भले वो सेक्स कर सकती है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, उससे अपने समान बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 45 से 50 साल की उम्र में क्या होता है? ओवम निकलना बंद हो जाता है या ओवम बहुत पतला हो पाता है, वो स्पर्म के साथ नहीं मिल पाता है और एक नए जीव को जन्म नहीं दे पाता है। अर्थात महिलाओं की वह एज 45 से 50 साल वाली है जिसमें कि वह ओवम का निर्माण बंद हो जाता है, उसी को मोनोपाउज कहा जाता है। और पुरुषों में क्या होता है? पुरुष में क्या होता है? 55 से 60 साल का उम्र होता है जिसमें कि पुरुष भी जो है बच्चा पैदा करने की क्षमता क्या करती है? पुरुष भी बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देती है, पुरुषों में बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उस उम्र को क्या कहा जाता है? एंड्रोपाउज कहा जाता है। पुरुषों का वह एज जिसमें कि वह बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म कर दे, जिसमें कि स्पर्म का निकलना बंद हो जाए, जिसमें कि प्रजनन अंग जो है उसका विकसित नहीं हो पाए, प्रजनन अंग काम करना बंद कर दे, वो स्थिति क्या कहलाता है? पुरुषों के लिए एंड्रोपाउज कहलाता है। और ये उम्र पुरुषों का कितना होता है? तो 55 से 60 साल, यानी 55 से 60 साल में
आपका मेल जो है ये बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म कर लेती है, इसमें स्पर्म नहीं निकल पाता है। और फीमेल के लिए कितना हो गया आपका 45 से 50 साल, यानी मोनोपाउज एज 45 से 50 साल, जिसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा। और एंड्रोपाउज का एज जो है 55 से 60 साल पुरुषों के लिए हो गया, जिसमें कि वह स्पर्म का निर्माण बंद हो जाएगा और यानी उसमें बच्चा पैदा करने की क्षमता खो देगी। क्लियर। अगला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, यानी आपके शरीर में कुछ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है जो आपके सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भाग लेता है उसमें मुख्य नाम जो आता है उसमें सबसे मेन ये वाला आपका पार्ट्स होता है जिसको आप क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ये वाला पार्ट्स क्या कहलाता है, ये आपका पेनिस कहलाता है। दूसरा जो आप ये वाला भाग देख रहे हैं दोनों साइड से एक जोड़ा रहता है, ये हो गया जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रिसन कहते हैं, यानी इसको टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। यानी आपका पेनिस हो गया, आपका टेस्टिस हो गया। इसके बाद टेस्टिस के ऊपर एक गांठ जैसा संरचना रहता है। टेस्टिस के ऊपर आप देख रहे होंगे दोनों साइड से क्या है, एक गांठ जैसा संरचना है, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। अर्थात ये एपिडर्मिस जो है यह भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद उसके चारों ओर लगा रहता है स्क्रोटम, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके बाद उसमें सेमिनल वेसल्स होता है, ये दोनों साइड में आप देख रहे हैं सेमिनल वेसल्स होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इसके बाद यहां में स्पर्म डक्ट रहता है, ये स्पर्म डक्ट जो है यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके नीचे प्रोटेस्ट ग्लैंड रहता है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। तो ये जितना भी अंग का नाम अभी हम आपको बताए ये टोटल का टोटल जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स है, यानी पुरुष का प्रजनन अंग है, जिसमें टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, स्पर्म डक्ट हो गया, ये एस्ट्रोनम हो गया, स्क्रोटम हो गया, या फिर एपिडेमिस हो गया, या फिर सेमिनल वेसल्स हो गया, प्रोटेस्ट ग्लैंड्स हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया। ये टोटल का टोटल क्या है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है, जिसकी मदद से आप एक नए संतान को पैदा करते हैं, जिसकी मदद से आप एक नए जीव को पैदा करते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन बाबू नहीं ना। चलिए अब आगे हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आपका मुख्य अंग जो है उस मुख्य अंग को किसके नाम जाना जाता है, ब्रिसन के नाम से, टेस्टिस के नाम से जाना जाता है। और टेस्टिस की संख्या कितना होता है, 1 पेयर अर्थात 2 गो। किसी भी मेल के शरीर में टेस्टिस जो होता है वो एक जोड़ा होता है अर्थात 2 होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, वो भी एक जोड़ा अर्थात 2 गो। फीमेल में ओवरी कितना होता है, 2 गो। अब मेल में टेस्टिस कितना होता है, 2 गो। मेल में 2 गो टेस्टिस रहता है, अब फीमेल में 2 गो ओवरी रहता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करेंगे तो एपिडर्मिस हो गया, सेमिनल वेसल्स हो गया, प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गया, कॉपर्स ग्लैंड हो गया, ये सब भी क्या है हम लोगों के एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, यानी आपका जो हेल्प करने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका नाम आता है। लेकिन सबसे मेन कौन हो जाएगा, आपका टेस्टिस हो जाएगा, क्योंकि वो टेस्टिस ही स्पर्म का निर्माण करता है और स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो आपके यूरेथ्रा के पास जाता है और यूरेथ्रा के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्योंकि आपके शरीर से जो स्पर्म बाहर निकलता है या आपके शरीर से जो मूत्र बाहर निकलता है दोनों का सेम नली है, नहीं, दोनों का नली जो है वो सेम है। जिस रास्ते से मूत्र बाहर निकलता है उसी रास्ते से जो है स्पर्म भी यानी बीज भी आपका बाहर निकलने का काम करता है। अर्थात स्पर्म डक्ट का काम क्या होता है, वो स्पर्म को क्या करना, यूरेथ्रा तक पहुंचा देना ताकि वो आपकी बॉडी से बाहर निकल सके। क्लियर। अब देखिए टेस्टिस के बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक जोड़ा अर्थात कितना हो गया, 2। आपके शरीर में टेस्टिस की संख्या कितना होता है बाबू रे, टेस्टिस की संख्या जो आपके शरीर में एक जोड़ा होता है अर्थात टेस्टिस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। क्लियर हो गया। अब यदि शेप की बात करते हैं, यदि हम आपसे आकार का बात करते हैं तो टेस्टिस जो है उसका आकार अंडाकार होता नहीं लग रहा था, दोनों साइड से कि 2 अंडा रखा हुआ है, अंडाकार उसका आकृति होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टेस्टिस का स्पर्म का निर्माण करना, जो कि हम आपको पहले समझा चुके हैं। और स्पर्म के निर्माण करने के साथ साथ ये क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, मेल सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है। अब आपका टेस्टिस जो है उसके चारों ओर
एक पतला परत रहता है, त्वचा जैसा परत रहता है, उसको स्क्रोटम कहा जाता है, यानी वो थैलानुमा संरचना। जिस थैला में आपका टेस्टिस रहता है, जिस थैला में आपका वृषण रहता है, उस थैले को क्या कहा जाता है? स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। जिस थैले में आपका वृषण रहता है, टेस्टिस रहता है, उसको स्क्रोटम कहा जाता है। अर्थात स्क्रोटम एक थैला हो गया जिसमें आपका वृषण रहता है। और गौर करिए किसका काम क्या है? ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को, आपके शरीर के तापमान को ये कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए या फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसके तापमान को यह नियंत्रित करने का काम करता है। इसलिए आप गौर करते होंगे कि ठंडी के मौसम में स्क्रोटम सिकुड़ जाता है और गर्मी के मौसम में फैल जाता है। क्योंकि सवाल परीक्षा में पूछता है कि गर्मी के मौसम में स्क्रोटम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो गर्मी के समय में स्क्रोटम क्या हो जाता है? फैल जाता है। और ठंडी के समय में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठंडी के समय में स्क्रोटम क्या हो जाता है? वो सिकुड़ जाता है। क्योंकि स्पर्म जो है वो आपके वृषण में बनता है। स्पर्म का निर्माण तो टेस्टिस में होता है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म का निर्माण होगा वो आपके बॉडी टेम्परेचर से जब 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर रहेगा स्क्रोटम का तभी बनेगा। यदि उससे ज्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा या बॉडी टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका हो जाएगा तब स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। याद रखिएगा, मुश्किल से 34 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का निर्माण होता है। यदि उससे कम तापमान हो जाए फिर भी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, और उससे ज्यादा तापमान हो जाए फिर भी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। क्लियर? तो स्पर्म के निर्माण होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए मेरे भाई? तो स्पर्म के निर्माण होने के लिए कंडीशन है कि स्पर्म तभी होगा डेवलप जब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है, पेशाब के साथ स्पर्म क्यों नहीं निकलता है? पेशाब के साथ स्पर्म इसलिए निकलता है कि उस समय आपका जो है टेस्टिस उतना एक्टिव नहीं हो पाता है। स्पर्म को एक्टिव करने के लिए, उसको बाहर निकलने के लिए आप में सेक्सुअल माइंड ब्रेन में लाना पड़ता है। उसके लिए आप में ये आभास होनी चाहिए कि हम सेक्स कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। जब तक इस माइंड में आपके इस तरह की बातें नहीं आती है तब तक स्पर्म जो है वह स्पर्म डक्ट के माध्यम से ब्लैडर ये आपके यूरेथ्रा तक नहीं पहुंचता है। अरे हरदम यूरेथ्रा के पास नहीं रहता है, वो टेस्टिस में निर्माण होता है वही रहता है। जब इस तरह का माइंड आपका होता है तब वो स्पर्म डक्ट की नलिका के माध्यम से यूरेथ्रा तक पहुंचता है और आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। हरदम ने बाहर निकलते रहेगा, हरदम निकल जाएगा तो समझ रहा चला कैसे बाल बच्चा होगा? सब समय न होता है रे। अरे कुमार विकास, चलो क्लियर हो गया कि गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस जो है एंड्रोमेनल कैविटी उदरकोश ठीक पहले स्क्रोटम में, स्क्रोटम की मदद से क्या होता है? टेस्टिस के तापमान का नियंत्रण होता है। हम पहले आपको बता दिए कि वो आपका स्क्रोटम क्या करता है, वो आपके टेस्टिस के, आपके वृषण के तापमान को नियंत्रित करता है। क्योंकि स्पर्म के निर्माण होने के लिए आपके बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम चाहिए। और स्पष्ट हम आपको बता दिए थे कि 34-35 डिग्री सेल्सियस जो है, इस 34-35 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या होता है? स्पर्म का निर्माण हो जाता है। यदि इससे कम तापमान होगा फिर भी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, और इससे ज्यादा तापमान होगा फिर भी स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। क्लियर? तो स्पर्म के निर्माण होने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? तो 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। कोई कंफ्यूजन? तापमान का नियंत्रण करने के लिए हम आपको बता ही दिए कि आपका स्क्रोटम जो है ठंडी के मौसम में सिकुड़ जाता है और गर्मी के मौसम में एक्सपेंस हो जाता है, प्रसार हो जाता है, फैल जाता है। कई बार पूछा गया है कि स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा किस मौसम में हो जाएगा? स्क्रोटम सिकुड़कर छोटा जो है वो, और हम लोग अनुभव भी तो करते हैं, ठंडी के समय थोड़ा छोटा हो जाता है और गर्मी के समय में फैल जाता है। तो एकरा में कोनो बहुत विशेष बात नहीं है जो तुम नहीं बुझ रहा होगा। क्लियर? गतिशील जीवाणु कोशिका को नरयुग्मक कहा जाता है। टेस्टिस आंतरिक रूप से कई खंडों में विभाजित होती है। आपका टेस्टिस जो होता है उसके अंदर में इस तरह के कई खंड में विभाजित होता है, कई पतली पतली नलिकाएं उसमें रहता है, जिससे कि वह कई खंडों में विभाजित होता है, जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। आपके टेस्टिस के अंदर कई धागानुमा संरचना होती है, उसके कई खंड होते हैं, वह कई खंडों में विभाजित होता है, उसको क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है कि सेमिनिट्यूबल्स फेरस क्या है, तो आपका वृषण जो है वह कई खंडों में बटा रहता है। तो वृषण जो कई खंडों में बटा रहता है उसी को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है, और इसी के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। अतः सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो है ये समझिए टेस्टिस का एक यूनिट हो गया। जैसे सब चीज का एक इकाई होता है ना, जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है।
किडनी का सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। तो उसी तरह से आपका टेस्टिस जो है उसकी सबसे छोटी यूनिट को सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के नाम से जाना जाता है। और टेस्टिस जिस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स से मिलकर बना होता है उसी का काम है स्पर्म का निर्माण करना। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होता है उसी बाबू सेमिनल फेरस ट्यूबल्स का काम क्या होता है? स्पर्म का निर्माण करना। क्लियर? अब कहता है सभी सेमिनल फेरस ट्यूबल्स आपस में क्या करता है? मिलकर टेस्टिस से बाहर एक घुमावदार क्या करता है? गांठ बनाता है। हम जो फिगर में आपको दिखाए थे कि दोनों साइड से इस तरह से ओवरी था और ओवरी के ऊपर में दिखाए थे कि इस तरह का जो गांठ रहता है ओवरी के ऊपर में दोनों साइड से इस तरह का जो गांठ बना हुआ रहता है, इस गांठ को ही मेरे भाई क्या कहा जाता है? ओवरी के ऊपर जो इस तरह का गांठ रहता है इसी गांठ को जानते क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस कहा जाता है। यानी आपके इसके ऊपर जो गांठ रहता है, घुमावदार गांठ रहता है, उसी को इपिडिडाइमिस के नाम से जाना जाता है। अर्थात आपके बॉडी में अब मानव नर में मूत्र और वीर्य जो निकलता है वह एक ही मार्ग से निकलता है। इसके बारे में आपको पहले समझा चुके हैं कि इपिडाइमिस आगे चलकर एक नलीनुमा, यह इपिडाइमिस जो है यही आगे चलकर क्या करती है? एक नलीनुमा संरचना बनाती है और यह संरचना क्या होता है? आपके यूरेथ्रा में जाकर खुलता है और इसको क्या कहा जाता है? स्पर्म डक्ट कहा जाता है। इस संरचना को ही क्या कहा जाता है? स्पर्म डक्ट। इपिडिडाइमिस क्या है? समझ गए कि आपके टेस्टिस के ऊपर एक गांठ जैसा संरचना रहता है, घुमावदार गांठ जैसा संरचना रहता है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इपिडिडाइमिस कहा जाता है। और ये इपिडिडाइमिस जो है वो आगे चलकर एक नली जैसा संरचना बनाती है, उसको स्पर्म डक्ट कहते हैं। यहां से जो स्पर्म निकलता है वो स्पर्म डक्ट के माध्यम से यूरेथ्रा के पास पहुंचता है और यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होता है? वो आपके ये शिश्न होते हुए यानी आपके लिंग होते हुए इससे क्या होता है? आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। क्लियर? किस माध्यम से? स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो आगे की ओर निकलता है। स्पर्म डक्ट के आगे वाले हिस्से में सेमिनल वेसल्स भी रहता है। हम आपको फिगर में दिखाए थे, दोनों साइड से गोलाकार था ना सेमिनल वेसल्स। जानते हैं उससे क्या होता है? उसके जस्ट नीचे में एक प्रोस्टेस्ट ग्लैंड भी रहता है, उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर भी रहता है, कॉपर्स ग्लैंड भी पाया जाता है और सबका अलग अलग काम है। जैसे सेमिनल वेसल्स जो है वो क्या करता है? एक मिल्की लिक्विड निकालता है। आप स्पर्म कभी देखे होंगे तो आपको इस बात का एकदम अनुभव होगा कि वो स्पर्म में कभी कभी मिल्की व्हाइट जैसा पदार्थ होता है। तो स्पर्म में जो मिल्की व्हाइट जैसा पदार्थ रहता है वो कौन निकालता है? सेमिनल वेसल्स आपका जो है इसी के द्वारा मिल्की लिक्विड का निर्माण होता है। आपके बॉडी में जो सेमिनल वेसल्स होता है ये क्या करता है? मिल्की लिक्विड को निर्माण करता है और स्पर्म के मूवमेंट में वो क्या करता है? माध्यम प्रदान करता है। ये सेमिनल वेसल्स का काम बता रहे हैं कि सेमिनल वेसल्स जो है वो मिल्की लिक्विड को बाहर निकालता है और स्पर्म के मूवमेंट में क्या करता है? वो सहायता प्रदान करता है। अगला प्रोटेस्ट ग्लैंड है। कहेगा सर ये क्या करता है? तो प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है अल्केलाइन लिक्विड यानी क्षारीय द्रव का निर्माण करता है, जो आपके यूरेथ्रा की एसिडिटी को, जो यूरेथ्रा की अम्लता को क्या करता है? ये खत्म करता है। तो यूरेथ्रा की अम्लता को खत्म करने का काम कौन करेगा? प्रोटेस्ट ग्लैंड से निकलने वाला जो बेसिक पदार्थ है अल्केलाइन लिक्विड है वही क्या करता है? आपके यूरेथ्रा की एसिडिटी को खत्म करता है। क्लियर हो गया? इसके बाद एक आपका क्या है? कॉपर्स ग्लैंड है। ठीक है सर ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? तो ये आपका ये कॉपर्स ग्लैंड जो है इसके दोनों ओर पाया जाता है, यानी आपका जो ये क्या पेनिस है इसके दोनों ओर कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है। ये कॉपर्स ग्लैंड से कुछ इस तरह की लिक्विड निकलती है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सपोर्ट करता है, वो उसको स्मूथ बनाता है, वह उसको मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ इससे निकलता है जिससे कि सेक्स करने के बाद घर्षण उत्पन्न ना हो और ब्लडिंग बाहर ना आए। और चूंकि जब घर्षण उत्पन्न होगा तो दर्द करेगा, ब्लड बाहर निकलने लगेगा और आपको सेक्स करने में मजा नहीं आ पाएगा। तो वो काम किसका होता है? कॉपर्स ग्लैंड का होता है, जो इससे निकलने वाला लिक्विड जो है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्नेहक का काम करता है। ये आपका जो है लुब्रिकेंट का काम करता है। स्पष्ट लिखा होगा कि यूरेथ्रा के बाहरी ओपनिंग के ठीक दोनों तरफ जो है छोटी ग्रंथियों के रूप में कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है। और ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? ये लिक्विड का निर्माण करता है और वो लिक्विड किसका काम? प्रजनन की क्रिया में क्या करता है? वो स्नेहक का कार्य करता है।
कॉपर्स ग्लैंड जो है वो लिक्विड बाहर करता है, और वो लिक्विड क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, प्रजनन की क्रिया के समय वो स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है, ताकि घर्षण के द्वारा होने वाले नुकसान से आपको कोई दिक्कत ना हो, ब्लडिंग ना आए और आप स्मूथली सेक्स कर सके। क्लियर? स्पर्म कहां पर बनता है राजा बाबू? अरे अभी चोट्टा बताए, स्पर्म टेस्टिस में बनता है। अब ये उसी पर चर्चा कर रहे थे हम लोग कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनता है, लेकिन स्पर्म डक्ट के माध्यम से वो यूरेथ्रा के पास जाता है, और वो आपके यूरेथ्रा के माध्यम से यानी मूत्र मार्ग से वो आपके शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी स्पर्म डक्ट का वह हिस्सा जहां पर यूरिनरी ब्लेडर खुला होता है, उसी के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहा जाता है। और इस यूरेथ्रा के यानी मूत्र मार्ग जिसको बोलते हैं, उसी के माध्यम से यूरिन और स्पर्म दोनों बाहर निकलता है। पहले हम आपको बता दिए थे कि आपका यूरेथ्रा जो है जिसे मूत्र बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, उसी से क्या होता है, आपका स्पर्म भी बाहर निकलने का काम करता है। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के आसपास कुछ लेडिंग सेल्स नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। कहता है कि आपका जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो होता है, जो स्पर्म का निर्माण करता है टेस्टिस में, वहां पर उसके आसपास कुछ लेडिंग सेल्स पाया जाता है, जो आपको क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण करता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। अब कहेगा सर मेल सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन जो है, इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, तो स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए, टेस्टोस्टेरोन जो है उसी के वजह से हम लोगों में दाढ़ी और मोछ आता है। टेस्टोस्टेरोन जो है उसी के कारण हम लोगों के शरीर में क्या होता है, हम लोगों के शरीर में दाढ़ी और मोछ आता है। उसी की वजह से महिलाओं की अपेक्षा हम लोगों का आवाज भारी होता है। उसी की वजह से सीना जो हम लोगों का है वो ज्यादा चौड़ा होता है। भौगोलिक स्थिति के रूप से या शारीरिक स्थिति को देखा जाए तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या होते हैं, शारीरिक रूप से भी उससे ज्यादा क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। क्लियर? नाइट फ्लो क्यों होता है? छोटा कहीं का नहीं, जब स्पर्म डक्ट में बहुत ज्यादा जम जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, और आपके माइंड में सेक्स के प्रति कुछ सेंसिटिव आपकी आ जाती है, तो ऑटोमेटिक रात में क्या हो जाता है, नाइट फ्लो हो जाता है। क्लियर? और कभी कभी होना चाहिए, वो आपके लिए फायदा कारक होता है। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर डे नहीं होना चाहिए, लेकिन 20 दिन 25 दिन महीना में यदि एक बार नाइट फॉल हो जाए तो उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपके लिए फायदा कारक ही होगा। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका मेल सेक्स हार्मोन जो है उसके कार्य, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के बारे में देखे, दाढ़ी मूछ निकलना, आवाज भारी होना, सीने का चौड़ा होना, शारीरिक रूप से हम लोग क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं। ये सब मेल सेक्स हार्मोन का काम होता है। अर्थात टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल सेक्स हार्मोन पैदा करता है। और 3 महीने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन किसी बच्चों का कि वो बच्चा लड़का है या लड़की, ये डिटर्मिनेशन जानते कितना दिन होता है, तो ये 3 महीने के बाद पता चल जाता है। इसलिए देखते होंगे प्राय महिला लोग जो है 3 महीने के बाद ये चेकअप करवाती है कि बउआ जो होने वाला है वो लड़का है या लड़की। क्लियर? कहता टेस्टिस जो है प्रोटेस्ट ग्लैंड तथा सेमिनल वेसल्स के द्वारा जो होता है वो निर्मित पदार्थों को संयुक्त रूप से क्या करता है, सीमेन कहा जाता है। कहता है कि आपके शरीर में जो आपका टेस्टिस जो है, प्रोटेस्ट ग्लैंड जो है, सेमिनल वेसल्स जो है, इस सबसे निर्मित पदार्थ जो होता है उसी को सीमेन के नाम से जाना जाता है। गाय भैंस में आप सुने होंगे कि जब गाय भैंस को बच्चा नहीं होता है तो उसको क्या दिया जाता है, सीमेन दिया जाता है। यानी वही स्पर्म जो है मिल का उसमें प्रवेश कर जाता है, उसी को सीमेन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, यानी मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। तो ध्यान लीजिएगा कि मादा प्रजनन तंत्र जो है इसका जो सबसे प्रमुख भाग है उसको ओवरी कहा जाता है। ये जो भाग आप देख रहे हैं इसी भाग को क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है। यह भी 1 पेयर में होता है, अर्थात ओवरी की संख्या भी कितनी होती है, 2 होता है। जुड़वा बच्चा क्यों होता है, आगे कल के क्लास में पढ़ाएंगे। जुड़वा बच्चा क्यों होता है, जुड़वा बच्चा कितना प्रकार का होता है बाबू, वो अगले क्लास में कल आपको पढ़ाएंगे। आज जो पढ़ा रही है इसको समझिए, इसी टॉपिक में आगे चर्चा कल हम आपसे करेंगे जुड़वा बच्चा के बारे में। क्लियर? कितना प्रकार का होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे, एकदम टेंशन चला नहीं लेना है। क्लियर? ध्यान देंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं।
आप पढ़ने जा रहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, यानी मादा प्रजनन अंग के बारे में। तो इसमें जान लीजिए इसका जो सबसे प्रमुख भाग होता है उसको ओवरी कहा जाता है। इसकी भी संख्या 1 पेयर होता है, अर्थात 2 होता है। और इस ओवरी से क्या निकलता है? इस ओवरी से ओवम निकलता है। यही ओवम जब आपके स्पर्म के साथ जुड़ता है तो यही ओवम स्पर्म के साथ जुड़कर क्या करता है? ये आपके जायगोट का निर्माण करता है। उसी जायगोट से भ्रूण बनता है और एक नए बच्चे पैदा होते हैं। क्लियर? तो ये ओवरी से क्या निकल गया? ओवम निकल गया। इसका मुख्य अंग क्या हो गया? ओवरी हो गया। और इसमें एसोसिएट पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें देखिए फैलोपियन ट्यूब होता है। आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो है एक फैलोपियन ट्यूब पाया जाता है। उसके बाद ये आपका क्या हो गया? ये आपका कर्भिक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? भेजिना हो गया। ये आपका कर्भिक्स हो गया, ये भेजिना हो गया। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं, इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, इसको ओवरी बोलते हैं। और इसी से क्या निकलता है? ओवम निकलता है। जब आपका लिंग जो है इस भेजिना में प्रवेश करता है तो भेजिना में प्रवेश करने के बाद इस स्पेस पर क्या करता है? उस जगह पर जो है स्पर्म को वो छोड़ देता है। अब वो स्पर्म जो है धीरे धीरे इधर की ओर आता है। ओवरी से भी निकलकर ओवम क्या होती है? इधर की ओर आता है। और फैलोपियन ट्यूब में यानी डिंबवाहिनी में यानी फैलोपियन ट्यूब में वो स्पर्म और ओवम जो है ये दोनों जुड़ जाता है। स्पर्म क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि स्पर्म और ओवम जो है मिलने की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। स्पर्म और ओवम कहां पर मिलता है? तो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। और वहां पर मिलकर वो यूटेरस के पास चला जाता है। अतः जायगोट जो है यूटेरस के पास ही डेवलप होता है और वो भ्रूण का निर्माण करता है। ये सारी बातें जो भी आप देखें आगे एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओवरी की संख्या कितना होता है? 2 होता है। ओवरी का काम क्या होता है? ओवम का निर्माण करना। और ओवम का निर्माण कहां पर होता है? ओवरी के द्वारा ही होता है। और प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण होता है, लेकिन दूसरा सप्ताह प्रत्येक महीने के दूसरे व तीसरे सप्ताह में जो है ओवम ज्यादा निकलता है। अतः जब आप उस सप्ताह सेक्स करते हैं तो बच्चा होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। खास करके महिलाओं में एक मेस्चुअर साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है। और प्रत्येक महीने के 28 दिन में, हर महीने के लास्ट में आप देखेंगे या जब भी वो मेस्चुअर साइकिल हो गया उसके 28 दिन के बाद क्या होता है? मेस्चुअर साइकिल फिर एक बार होता है, जिससे कि पूरी बॉडी का जो जितना भी अशुद्ध ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। और जिस महिला में वो मेस्चुअर साइकिल नहीं होगा बाबू, समझ लो वह महिला जो है बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। और मेस्चुअर साइकिल के 14वें दिन यदि कोई व्यक्ति सेक्स करता है तो समझिए बच्चा होना फिक्स हो जाएगा, यानी गर्भ में बच्चा रहेगा ही रहेगा। क्लियर? ग्राफियन फॉलिकल के फटने के बाद ओवम क्या होता है? बाहर आ जाता है। और वो फनल ऑफ ओविडक्ट के मदद से क्या होता है? वो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और इसी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? स्पर्म और ओवम मिलता है। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब जो है इसी में जाकर ओवम से कौन मिलता है? आपका स्पर्म जो है ओवम से कहां मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में मिलता है। और जब फैलोपियन ट्यूब में मिलता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन। यानी स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये क्रियाएं कहां संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है, अर्थात डिंबवाहिनी में संपन्न होती है। और संपन्न होने के बाद जायगोट का निर्माण होता है। और जब जायगोट बन जाता है तब वो जायगोट कहां चला जाता है? यूटेरस के पास जाता है। अतः भ्रूण का विकास जो है वो यूटेरस में ही होता है, यानी यूटेरस में ही बच्चे का विकास होता है, जिस उपरांत क्या होता है? बच्चा नया जन्म लेता है। क्लियर? ग्राफियन फॉलिकल ओवम के बारे में क्लियर। कॉपर्स लुटियम कहा जाता है। अब कहता है ग्राफियन फॉलिक जो होता है अंदर में, उससे एक ओवम का बाहर आने के बाद बचे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो कॉपर्स लुटियम कहा जाता है। कॉपर्स लुटियम के द्वारा क्या होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन जो है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है, उस फीमेल सेक्स हार्मोन में 2 नाम आता है। एक को प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है और दूसरे को एस्ट्रोजन कहा जाता है। आप कहिएगा सर फीमेल सेक्स हार्मोन में जो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन निकलता है तो उस प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो महिला उसका काम होता है महिलाओं में लैंगिक लक्षण का विकास करना, महिलाओं की छाती पुरुषों से ज्यादा बड़ा होना, उसमें दाढ़ी मूछ नहीं आना, महिलाओं का आवाज पतला होना, पुरुषों की अपेक्षा शक्ति कम होना, ये सब जो लैंगिक लक्षण महिलाओं का है वो किसके माध्यम से आता है? तो प्रोजेस्टेरोन की वजह से आता है या फिर कहीं एस्ट्रोजन की वजह से आता है।
पुरुषों की तुलना में महिलाओं का आवाज पतला होना, दाढ़ी मूंछ नहीं निकलना, ओवम का निर्माण करना, छाती जो है पुरुषों की अपेक्षा बड़ा होना, ये सब फीमेल सेक्स हार्मोन का कार्य है और ये फीमेल का लक्षण है। जो आप देखते हैं कि महिलाओं की छाती थोड़ा बड़ा होता है, महिलाओं का आवाज थोड़ा पतला होता है, पुरुषों की अपेक्षा शक्ति थोड़ा सा कम होता है, या ओवम का निर्माण जो है उसको भी नियंत्रित करने का भी काम करता है, महिलाओं में दाढ़ी मूंछ नहीं आता है, ये सब किसका होता है? फीमेल सेक्स हार्मोन का ये कार्य हो गया। क्लियर? तो मेल सेक्स हार्मोन का अलग काम हो गया और फीमेल सेक्स हार्मोन का अलग काम हो गया। क्लियर? चलिए, गर्भावस्था में बच्चे जो है वो मां के यूटेरस के पास जो होता है एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, उस झिल्ली को प्लासेंटा कहा जाता है। कोई भी बच्चा, आप जानवर को का बच्चा होते तो जरूर आपने देखा होगा, देखिएगा जब जानवर का बच्चा उससे बाहर निकलता है तो उस जानवर के बच्चे के चारों तरफ उसके बॉडी पर जो है एक पतला सा लेयर लगा रहता है, और वो जो पतला सा लेयर लगा रहता है उसी को प्लासेंटा कहा जाता है। उसी प्लासेंटा का जुड़ाव बच्चे के नाभि से भी होता है और मां के नाभि से भी होता है। अतः मां जो भोजन करती है वह बच्चे को उसी प्लासेंटा के माध्यम से मिलता है। अतः बच्चे का पोषण और बच्चे का उत्सर्जन जो है उसी प्लासेंटा के माध्यम से होता है। और जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसके प्लासेंटा को काटकर फेंक दिया जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी प्लासेंटा को काटकर क्या किया जाता है? फेंक दिया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद उसके शरीर का किस भाग को काटकर फेंक दिया जाता है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? प्लासेंटा। या फिर क्वेश्चन बोलेगा जब बच्चा मां के गर्भ में है तो उसको भोजन कहां से मिलता है? उसका माध्यम क्या है? यही प्लासेंटा है जो उसको पोषण भी देती है और उसके उत्सर्जन का भी कार्य करती है। पोषण और उत्सर्जन ये दोनों कार्य जो है ये प्लासेंटा के माध्यम से ही होता है। क्लियर? अब है मेमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एक चक्र चलता है जिसको मेस्चुअर साइकिल, जिसके बारे में आपको पहले बता चुके हैं। ये मेस्चुअर साइकिल कितने दिनों पर होती है? 28 दिनों पर होती है। लेकिन जब 28 मेस्चुअर साइकिल के 14वें दिन यदि कोई क्या करता है, ओव्यूलेशन की क्रियाएं ज्यादा होती है, अतः यदि फर्टिलाइजेशन की क्रिया किया जाए तो सर्वाधिक संभावना जो है वह मेस्चुअर साइकिल के 14वें दिन ही होता है, जिसमें कि वह बच्चे जो है वह व्यक्ति जो है वो अपने ही समय में बच्चे को पैदा कर सकता है। तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा कि प्रत्येक महीने में कितने दिनों के बाद मेस्चुअर साइकिल होता है? 28 दिन के बाद। फर्टिलाइजेशन की क्रिया सर्वाधिक संभावना किसमें रहेगा? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन रहेगा। किस एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है? तो समझिए अप्रॉक्स 12 से 13 वर्ष में महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और उससे रजोदर्शन जिसको आप कह सकते हैं, मासिक चक्र जिसको कहते हैं, उसी से पता चलता है किसी भी लड़की के बारे में कि वह लड़की जवान हुई या नहीं हुई, क्योंकि रजोदर्शन ही यह सिद्ध करता है कि अब वह बच्ची क्या हो चुकी है? जवान हो चुकी है। स्पष्ट लिखा होगा। उसके बाद अब सिगैमी क्या है? नहीं तो अब आज की सेवा ही रोक देते हैं, अगले क्लास में मुलाकात होगी तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज बहुत हो गया, धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत। इसी तरह मन से लगातार पढ़ते रहिए, एकदम जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।